आज 26 नवंबर है। आज के दिन को हम अक्सर संविधान दिवस की औपचारिकताओं में याद करते हैं, लेकिन आज हम उन औपचारिकताओं से थोड़ा परे चलेंगे और सीधे उस सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे जहां स्वतंत्र भारत की, कह सकते हैं, तकदीर लिखी जा रही थी। ये सिर्फ कोई 389 सदस्यों की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक महान संतुलन साधने की, एकता और विविधता के बीच, व्यक्ति और राज्य के बीच, और हाँ, अतीत के जख्मों और भविष्य की उम्मीदों के बीच। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह का महामंथन था जहां हर विचार को तोला जा रहा था। और हमारे पास जो दस्तावेज हैं, उन्हें पढ़कर तो सच में ऐसा लगता है मानो हम उसी बहस के बीच में पहुंच गए हैं। हर आवाज, हर दलील आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। तो आज हमारा मिशन यही है। हम इस महामंथन की गहराइयों में उतरेंगे और ये देखेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय के सबसे मुश्किल सवालों का सामना कैसे किया, कौन से विचार टकराए, कैसे समझौते हुए, और उन बहसों ने आज के भारत की नींव कैसे रखी। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, इस नए देश का ढांचा, इसका शरीर कैसा होगा? मतलब भारत एक होगा या बिखर जाएगा? सत्ता दिल्ली में रहेगी या राज्यों में बटेगी? ये सबसे बुनियादी सवाल था। बिल्कुल। बात है दिसंबर 1946 की। माहौल में बंटवारे की आहट है। सैकड़ों रियासतें अपना अलग भविष्य देख रही हैं। ऐसे में नेहरू और पटेल जैसे नेता एक बहुत शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। हमारे स्रोतों के मुताबिक सरदार पटेल ने तो साफ साफ कहा था, अगर एक मजबूत केंद्र ना हुआ तो देश बिखर जाएगा। हाँ। और ये डर सिर्फ एक आशंका नहीं थी, ये उस समय की हकीकत थी। उन्हें पता था कि अगर केंद्र कमजोर हुआ तो हर रियासत, हर प्रांत अपनी अलग राह पकड़ सकता है और भारत का नक्शा बनने से पहले ही शायद टुकड़ों में बंट जाएगा। उस समय एक मजबूत केंद्र देश की एकता की गारंटी माना जा रहा था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। सभा में एचवी कामत जैसे सदस्यों ने एक बहुत जरूरी डर सामने रखा। उन्होंने पूछा, कहीं ये केंद्र इतना शक्तिशाली न हो जाए कि ये तानाशाही बन जाए। ये एक क्लासिक दुविधा थी। देश को जोड़ने के लिए शक्ति चाहिए, पर वही शक्ति नागरिकों को कुचल भी सकती है। और यहीं पर हमारे संविधान निर्माताओं की बुद्धिमानी दिखती है। उन्होंने बीच का एक रास्ता निकाला। बहुत बहस के बाद भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। राज्यों का महासंघ या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, इसका बहुत गहरा मतलब है। इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? इसका सीधा मतलब था कि भारत अमेरिका की तरह नहीं है, जहां राज्य एक समझौते के तहत साथ आए थे और सैद्धांतिक रूप से अलग हो सकते हैं। यहाँ केंद्र ने राज्यों को बनाया और उन्हें शक्तियां दी। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया। ये एक छोटा सा फर्क है, पर भारत की एकता के लिए ये सबसे मजबूत गारंटी है। शक्तियों का झुकाव साफ तौर पर केंद्र की तरफ रखा गया, लेकिन राज्यों को भी अपनी स्वायत्तता दी गई। ये उस बैलेंसिंग एक्ट का पहला और सबसे बड़ा उदाहरण था। तो जब देश का ढांचा तय हो गया, तब सवाल उठा कि इस ढांचे के अंदर रहने वाले लोगों का क्या, यानी हम और आप, नागरिक, क्या अधिकार हमें अपने आप मिल जाएंगे या उनके लिए भी लड़ना होगा? ये शायद सबसे अहम बहस थी, क्योंकि यहीं ये तय होना था कि नागरिक और सरकार का रिश्ता कैसा होगा। क्या सरकार मालिक होगी और नागरिक प्रजा, या सत्ता का असली स्रोत नागरिक होंगे? इस बहस के केंद्र में थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी आवाज में कोई दुविधा नहीं थी। उनका साफ कहना था, मौलिक अधिकार जनता की लड़ाई का परिणाम है। ये कोई तोहफा नहीं है जो सरकार देगी। ये कल नहीं, आज चाहिए। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था उस समय के लिए। ये कहना कि सरकार की शक्तियों पर नागरिकों के अधिकारों का अंकुश होना ही चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा, क्या सभा में सब लोग इस पर सहमत थे? बिल्कुल नहीं। यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। केटी शाह जैसे सदस्य थे जिनकी चिंता बहुत व्यवहारिक थी। उनका कहना था कि भाई, भारत एक नया देश है, हमें सड़कें बनानी है, स्कूल बनाने हैं, अर्थव्यवस्था खड़ी करनी है। अगर नागरिकों को इतने ज्यादा अधिकार दे दिए तो हर कोई अदालत पहुंच जाएगा और सरकार काम ही नहीं कर पाएगी, देश का विकास रुक जाएगा। ये राज्य की स्थिरता बनाम व्यक्ति की स्वतंत्रता की क्लासिक बहस है। एक तरफ देश बनाने की जरूरत, दूसरी तरफ नागरिक को आजाद रखने का वादा। ये एक डेडलॉक जैसा लग रहा था। तो इस डेडलॉक को तोड़ा कैसे गया? अंबेडकर ने इस दुविधा का क्या तोड़ निकाला? डॉक्टर अंबेडकर का जवाब बहुत शक्तिशाली था।
उन्होंने तर्क दिया कि सरकार के पास तो वैसे भी अपार शक्ति होगी ही, कानून बनाने की, टैक्स लगाने की, सेना रखने की। अगर ऐसी शक्तिशाली सरकार के सामने नागरिक को बिना शर्त अधिकार नहीं मिले तो ये सरकार कब तानाशाही बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। उनका एक वाक्य इस पूरी बहस का सार है, हक दिए बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बनता। वाह, मतलब आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि भविष्य में अपनी ही चुनी हुई सरकार की तानाशाही से भी चाहिए थी। बिल्कुल, इसीलिए मौलिक अधिकारों को संविधान का अटूट हिस्सा बनाया गया। उन्हें ऐसा बनाया गया जिन्हें कोई भी सरकार आसानी से छीन न सके। ये नागरिकों के हाथ में एक सुरक्षा कवच था जो आज भी हमारे पास है। लेकिन क्या सिर्फ कानून में सबको बराबर अधिकार दे देना काफी था, जबकि जमीन पर हजारों साल की असमानता मौजूद थी? इस सवाल ने सभा को शायद सबसे भावुक मोड़ पर ला खड़ा किया। हाँ, क्योंकि ये बहस कागज पर नहीं बल्कि समाज की दुखती रग पर हो रही थी। एक तरफ आप समानता के अधिकार की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ समाज में गहरी खाई थी। जगजीवन राम ने सभा में एक बहुत मार्मिक सवाल पूछा जो आज भी गूंजता है, सदियों का अन्याय एक ही धक्के में कैसे खत्म होगा? ये सवाल उस बहस का दिल था। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण को एक ऐसे नजरिए से पेश किया जिसने पूरी बहस को एक नई दिशा दी। उन्होंने आरक्षण को बराबरी के रास्ते की अस्थायी सीढ़ी कहा। अस्थायी सीढ़ी, ये बहुत शक्तिशाली वाक्यांश है। इसका क्या मतलब था? इसमें दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, सीढ़ी और अस्थायी। सीढ़ी का मतलब है कि यह अपने आप में मंजिल नहीं है बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। मंजिल है एक ऐसा समाज जहां किसी को ऐसी सीढ़ी की जरूरत ही ना पड़े। और अस्थायी शब्द से उनका मतलब था कि यह हमेशा के लिए नहीं है, यह एक उपाय है जिसकी समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। और शायद इसीलिए से शुरुआत में सिर्फ 10 साल के लिए लागू किया गया था। बिल्कुल। और देखिए, यही अस्थायी शब्द आज भी इस बहस के केंद्र में है। क्या 75 साल बाद भी हम उसी सीढ़ी पर ही हैं या मंजिल के करीब पहुंचे हैं? संविधान निर्माताओं ने ये सवाल भविष्य के भारत के लिए छोड़ दिया था। ये बहस इस पर नहीं थी कि अन्याय हुआ है या नहीं, बहस इस पर थी कि उस अन्याय को दूर करने का सबसे न्याय संगत तरीका क्या हो। अगर आरक्षण का सवाल देश के सामाजिक ताने बाने को छू रहा था तो एक और सवाल था जो भारत की आत्मा और भूगोल दोनों को जोड़ रहा था, राष्ट्र की भाषा क्या होगी। और इस मुद्दे पे सभा में जितनी गर्मागर्मी हुई उतनी शायद ही किसी और मुद्दे पर हुई हो। आप कल्पना कीजिए उस हॉल का माहौल। एक तरफ से कोई संस्कृतनिष्ठ हिंदी में भाषण दे रहा है तो दूसरी तरफ से टीटी कृष्णमाचारी जैसे दक्षिण के सदस्य खड़े होकर कह रहे हैं कि मुझे इसका एक शब्द समझ नहीं आ रहा। वहां से वैचारिक नहीं बल्कि भावनात्मक टकराव भी चरम पर था। लेकिन दूसरी तरफ श्रीनिवास अयंगर जैसे नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर हिंदी को थोपा गया तो एकता बनने की बजाय टूट जाएगी। उन्होंने पूछा भी, किसकी हिंदी, संस्कृत वाली हिंदी या आम बोलचाल के हिंदुस्तानी? यहाँ फिर से एक डेडलॉक था और एक बार फिर समाधान एक समझौते से निकला। इसे मुंशी अयंगर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। इस फॉर्मूले की खूबसूरती ये थी कि इसने सिर्फ भाषा का ही नहीं बल्कि अंकों का भी समाधान निकाला। अंकों का? ये तो एक नई बात है। हाँ, इसके तहत ये तय हुआ कि हिंदी देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, राष्ट्रभाषा नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है। राजभाषा मतलब सरकारी कामकाज की भाषा। साथ ही अंग्रेजी अगले 15 वर्षों तक सह राजभाषा बनी रहेगी ताकि संवाद का पुल ना टूटे। और सबसे दिलचस्प बात ये तय हुआ कि सरकारी कामकाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंकों मतलब 1 2 3 का इस्तेमाल होगा, देवनागरी अंकों 1 2 3 का नहीं। ये एक छोटा सा समझौता था जिसने उत्तर और दक्षिण के बीच एक और पुल बनाया। कमाल है, मतलब हर मोड़ पर टकराव और फिर समझौते से एक रास्ता निकालने की कोशिश। ढांचा तय हो गया, अधिकार मिल गए, भाषा पर सहमति बन गई। अब सवाल था कि इस राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति का पद कैसा हो, शक्तिशाली या सिर्फ औपचारिक। यानी भारत अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाएगा या ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये एक बड़ा वैचारिक सवाल था कि मुंशी जैसे सदस्य चाहते थे कि भारत का राष्ट्रपति एक मजबूत कार्यकारी हो, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह। उनका तर्क था कि एक मजबूत प्रमुख देश में स्थिरता लाएगा। लेकिन नेहरू का तर्क बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि असली शक्ति जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के हाथ में होनी चाहिए, यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल।
वो एक ऐसा राष्ट्रपति चाहते थे जो राजनीति से ऊपर हो, जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे, न कि किसी एक पार्टी का। और अंत में भारत ने संसदीय प्रणाली को चुना, लेकिन इसे बहुत खूबसूरती से भारतीय संदर्भ में ढाला गया। इसे कैसे समझ सकते हैं? कोई आसान सा उदाहरण है इसका? इसे ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति देश के मालिक की तरह है, जिनके नाम पर घर है, लेकिन घर चलाने के रोजमर्रा के फैसले मैनेजर यानी प्रधानमंत्री लेते हैं, जिसे घर के सदस्यों ने यानी जनता ने चुना है। राष्ट्रपति राष्ट्र की गरिमा और सम्मान के प्रतीक हैं, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास है, जो सीधे संसद के प्रति और संसद के जरिए जनता के प्रति जवाबदेह हैं। यह शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने का एक बेहतरीन तरीका था। अब हम आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बहस पर, जिसने भारत के चरित्र और आत्मा की नींव रखी। धर्म और राज्य का रिश्ता क्या होगा? यह बहस बहुत नाजुक थी, खासकर बंटवारे की पृष्ठभूमि में। पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ था। अब सवाल ये था कि भारत अपनी पहचान कैसे परिभाषित करेगा। क्या वो पाकिस्तान के रास्ते का जवाब उसी रास्ते से देगा या एक नया समावेशी रास्ता बनाएगा? कुछ सदस्यों का मानना था कि भारत एक गहरा धार्मिक देश है, इसलिए शासन में देश के धार्मिक लोकाचार को प्रतिबिंबित करना चाहिए। लेकिन यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू का विचार बिल्कुल स्पष्ट और दृढ़ था। अंबेडकर ने कहा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म की आड़ में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा। उनका जोर इस बात पर था कि शासन का आधार नागरिक होंगे, उनकी आस्था नहीं। तो यहीं से भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र यानी सेक्युलर कैरेक्टर ने आकार लिया। पर क्या ये पश्चिमी पंथ निरपेक्षता जैसा था? नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। पश्चिमी पंथ निरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच अलगाव की एक सख्त दीवार है। भारत में जो मॉडल अपनाया गया वो अलग था। यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। इसे सर्वधर्म समभाव भी कहा गया है। यहाँ राज्य धर्म से पूरी तरह अलग नहीं है। वो सामाजिक सुधारों के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन वो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा। यह भारत की बहुधार्मिक सच्चाई को स्वीकार करने वाली एक सकारात्मक और समावेशी पंथ निरपेक्षता है। तो इन सभी बहसों की यात्रा के बाद जब हम 26 नवंबर 1949 को देखते हैं, तो वो संविधान पर सिर्फ एक हस्ताक्षर का दिन नहीं लगता। वो संवाद, टकराव, समझौते और अंत में जनता के अधिकारों की जीत का एक जीवंत दस्तावेज लगता है। बिल्कुल। और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा में दिए गए अंतिम भाषण के शब्दों में इसका सार छिपा है। उन्होंने एक चेतावनी के साथ एक उम्मीद भी जताई थी। उन्होंने कहा था, 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। उन्होंने आगे कहा, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं होगा जब तक उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो। इस सामाजिक लोकतंत्र का क्या मतलब था? उनका मतलब था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक त्रिमूर्ति है। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों के हाथ में सत्ता दे देगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी। और इन दोनों के बिना बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना संभव ही नहीं है। और फिर संविधान की शुरुआत उन जादुई शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। और उन शब्दों ने सिर्फ एक देश को नहीं, बल्कि एक विचार को जन्म दिया। एक ऐसा विचार जो कहता है कि इस देश की मालिक कोई राजा, कोई धर्म या कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि भारत के आम लोग हैं। ये संविधान उन सभी असहमतियों और अंत में मिली सहमतियों का सबसे बड़ा प्रतीक है। संविधान निर्माताओं ने उस समय के सबसे मुश्किल सवालों पर हिम्मत से बहस करके रास्ते निकाले। आज 60 दशक बाद ये सोचना कितना दिलचस्प है कि उनकी वो बहसें आज भी हमारे समाज में नए रूपों में जीवित हैं, है ना? अखबार का कोई भी पन्ना पलट लीजिए, आपको इन बहसों की गूंज कहीं ना कहीं सुनाई दे ही जाएगी। शायद यही एक जीवंत संविधान की निशानी है।